Are you also scared of physical chemistry? Because physical chemistry is like physics, and most of the NEET aspirants are scared of it because it is like physics. And आप लोगों को लगता है कि फिजिकल केमिस्ट्री में रिएक्शन से ज़्यादा फार्मूला रटना पड़ता है, और फार्मूला रटना पड़ता है तो इसीलिए बहुत ज़्यादा हार्ड है। लेकिन आपको ये शायद नहीं पता होगा कि फिजिकल केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना? कुछ कुछ ही फार्मूले आते हैं, उसके उसके रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल या फिर कुछ आपका स्टेटमेंट बेस्ड या फिर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है, बस और कुछ नहीं, है ना? सो इस वीडियो में मैं आपको पूरा जो फिजिकल केमिस्ट्री का जो अप्रोच है वो बताऊंगा कि फिजिकल केमिस्ट्री को कैसे अप्रोच करना है, और सबसे बड़ी बात फिजिकल केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज को कैसे सॉल्व करना होता है ना? चलो बिना किसी देरी के लेट्स गेट टू दी वीडियो। ओके, सो इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड सीक्वेंस, नेक्स्ट पॉइंट हमारा। सो देखो, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड सीक्वेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तो नहीं बोलूँगा, सारे चैप्टर्स ही करना है, लेकिन इंपॉर्टेंस के हिसाब से एक सीक्वेंस बनाना होता है। तो सबसे पहले हमारा जो सीक्वेंस होगा वो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सबको पता है ना? मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइसियोमेट्री एंड स्पेशल हीटिंग एजेंट, जब पहले आप लोगों को करना है। और एटॉमिक स्ट्रक्चर तो सबको पता ही है ना? एटॉमिक स्ट्रक्चर करना है, उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या क्या कॉन्सेप्ट आपको पता है। क्वांटम नंबर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो मॉडल है, मॉडल के अंदर जो न्यूमेरिकल फॉर्मूला वाला सेक्शन है वो, है ना? देन आप सीधा चला जाओगे कहाँ पे? सॉल्यूशन में, क्योंकि सॉल्यूशन के साथ ये इसका एक अलग रिलेशन है ना, मोलारिटी मोल कैलकुलेशन सब कुछ काम आएगा आपको इधर, है ना? और कुछ लॉज है, और उसके आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, एंड उसके साथ साथ आपका क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना? देन उसके बाद आप चले जाओगे रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना? मैं बता रहा हूँ कि जो सीक्वेंस बता रहा हूँ इसी के अकॉर्डिंग करना होता है ना? देन रेडॉक्स रिएक्शन के बाद अब आ जाओ थर्मोडायनेमिक्स, है ना? अब इक्विलिब्रियम में मत चले जाना, थर्मोडायनेमिक्स के बाद आ जाना कहाँ पे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, है ना? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब यहाँ तक जब आ जाओगे ना, तो आपको आपका केमिस्ट्री का जो ग्रिप है ना बहुत स्ट्रांग हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है ना? उसके बाद एक बहुत ईजी सा टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स, और इसको थोड़ा ट्रिक के तरीके से अगर करना चाहते हो तो मेरे को कमेंट करके बताना, मैं ट्रिक के तरीके से आपको समझा दूंगा, है ना? बहुत सारा ट्रिक है इसका करने का, है ना? और उसके बाद ये तक आओगे ना तो इक्विलिब्रियम आपको ईजी लगेगा, लेकिन पहले इक्विलिब्रियम करोगे तो ईजी नहीं लगेगा, हार्ड लगेगा। तो क्या है, इसके बाद इक्विलिब्रियम करना है, ठीक है ना? तो ये रहा हमारा सीक्वेंस। आप अगर इसको फॉलो करोगे तो बहुत जल्दी जल्दी आप कंप्लीट कर पाओगे। आप लोगों का बहुत बड़ा गलती ये है कि आप लोग सीक्वेंस में फॉलो नहीं करते, इसलिए टाइम ज़्यादा लग जाता है और समझ नहीं आता, है ना? और सॉल्व नहीं होता है, एक चक्कर दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है, लेकिन अगर ऐसे करके करोगे तो कनेक्टेड वाला जो चीज़ है ना वो आपको ईजी लगने लगेगा, है ना? अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ऐसे करो, ठीक है? चलो हमारे नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। सो लेट्स गेट टू द नेक्स्ट पॉइंट, पीवाईक्यूज एंड एनसीईआरटी स्ट्रेटजी, ठीक है? देखो, पीवाईक्यू और एनसीईआरटी बोथ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपने पीवाईक्यू एनसीईआरटी को दोनों को नहीं किया है ना, और आपको लगता है कि आपने सिलेबस कंप्लीट कर दिया, तो आपका जो प्रिपरेशन लेवल है, सिलेबस कंप्लीशन है ना, वो जीरो है। क्योंकि एनसीईआरटी आपको ये बताता है कि कंटेंट क्या है, और पीवाईक्यू आपको ये बताता है कंटेंट क्या है ना। और पीवाईक्यू क्या बताता है आपको? पीवाईक्यू आपको बताता है क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, और क्वेश्चन कैसे आते, कैसे फ्रेम होते हैं ना, क्वेश्चन फ्रेमिंग, क्वेश्चन फ्रेमिंग। अगर आपको ये दोनों नहीं समझ नहीं आया, आपको ये पता नहीं चला कि कंटेंट क्या है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन फ्रेमिंग कैसे होता है, तो आप क्या कहाँ से क्या सिलेबस कंप्लीट किया? कुछ भी सिलेबस आपको कंप्लीट नहीं होता, कोई फायदा भी नहीं है ना? तो इसीलिए आपको पीवाईक्यू यूज़ करना है, एनसीईआरटी करना है। लेकिन हाँ, इसका जो सीक्वेंस मैं बता रहा हूँ, पहले आपको लेक्चर देखना है, लेक्चर देख पहले ही नहीं, ये फिजिकल केमिस्ट्री का एनसीईआरटी पढ़ने का थोड़ा अप्रोच अलग होता है। पहले आपको क्या करना है, देखो, पहले आपको लेक्चर, जो लेक्चर आप ऑनलाइन लेक्चर देखते हो वो देखना है, ठीक है? लेक्चर देखने के बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस, है ना, ट्राई करो पीवाईक्यू करना, है ना? मैं पीवाईक्यू क्यूज के ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, अगर आप चाहोगे तो कमेंट में बता देना, ठीक है? देन आपको कहाँ पे जाना है? एनसीईआरटी में। आप एकदम बिलीव मी, आप चौंक जाओगे जब एनसीईआरटी में जाओगे, तो आपको लगेगा कि इधर आपने जो कुछ भी देखा था एनसीईआरटी की टेक्स्ट एग्जाम्पल में, सेम टू सेम डिटो वही क्वेश्चन है ना? टेक्स्ट में भी जाओ ना, इधर आपने जो भी थियोरेटिकल क्वेश्चन किया था, थियोरेटिकल क्वेश्चन ही किया था आपने इधर, है ना? थियोरेटिकल एंड न्यूमेरिकल दो टाइप का होता है, आप मेरे को बताना कमेंट में देख के, ठीक है ना? थियोरेटिकल जो है ना, इधर एनसीईआरटी में सेम टू सेम थ्योरी है, इधर न्यूमेरिकल जो है ना, सेम टू सेम न्यूमेरिकल जो है ना, आपका जो इंडेक्स है ना, इंडेक्स के अंदर मिल जाएगा आपको। तो इतना इधर उधर भागने की जरूरत भी नहीं है, बस इतना ही कर लो बहुत है। उसके बाद एक अलग से एक बुक यूज कर लेना, है ना? कोई सा भी अलग से, वो बुक वाले सेक्शन में बता दूंगा, है ना, कौन से बुक्स करना है, ठीक है ना? तो अब ये समझ में आया कि एनसीईआरटी करना है, एनसीईआरटी के साथ साथ पीवाईक्यू करना है, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है? अगर ये दोनों करने के बाद आप कुछ भी नहीं करो फिर भी थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन अगर ये दोनों नहीं किया, सब कुछ कर दिया, तो कोई फायदा नहीं। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स एंड फार्मूला शीट्स एंड यूज इट। देखो, आप इसको फिजिक्स के लिए भी यूज कर सकते हो, ये वाला ट्रिक है ना, ये वाला स्टेप है। फार्मूला शीट और शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम से पहले आपको उतना ज़्यादा बुक्स, उतना बड़ा बड़ा नोट्स आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स क्या है ना, 2 पेज के अंदर कंप्लीट करना है, या फिर आप माइंड में फार्मूला शीट बनाओ, वो अच्छा रहेगा। देखो प्रोसेस क्या रहेगा, एक ऐसा करके लाइक दिस, एक आपका A4 शीट रहेगा ना, इसको बीच बराबर
दो दोनों साइड में इसको अलग कर लो, है ना। फिर इधर से शुरू करो, इधर से शुरू करो, है ना। बनाना 1 पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट ऐसे करके करके पॉइंट बनाया। फिर से नेक्स्ट पॉइंट करके बनाया, ऐसे करके 4 पेज 2 पेज, ऐसे 2 पेज में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका मेन मेन पॉइंट, है ना। फिर जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब इसको साइड में लेके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, है ना, देख देख कर, है ना। पहली जो अटेम्प्ट है वो, तो इससे क्या होगा, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे इसको देख देख कर, है ना, तब आपको इसके जो एक लाइन देखा आपने, इसके जो आंसर जो है ना, जो फॉर्मूला में देखा, तो आपको क्या होगा, आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट है उसके रिगार्डिंग पूरा याद आने लग जाएगा। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ। तो इससे आपका जो ना लाइटनिंग स्पीड में आपका जो दिमाग काम करेगा, और ये जो स्ट्राइक जो करते हैं ना ब्रेन का, जो रिएक्शन टाइम है, ब्रेन का जो रिएक्शन टाइम है क्वेश्चन देखने के बाद ही याद आ देना, वो बहुत 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 कम हो जाएगा। और जितना कम होगा वही तो हम लोग को करना है ना एग्जाम में, क्योंकि घर आने के बाद हम लोग को आंसर आ जाता है लेकिन एग्जाम हॉल में नहीं होता है। वही रिएक्शन टाइम को ही हम लोग को डिक्रीज करना है। तो रिएक्शन टाइम डिक्रीज कैसे होगा, ऐसे होगा, शॉर्ट नोट्स को ऐसे यूज करो, देखना रिएक्शन टाइम डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं हम लोग। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बेस्ट बुक क्या क्या है। देखो बेस्ट बुक तो एक ही है हमारा, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। इसको अलग छोड़ के कोई भी बुक अच्छा नहीं है ना। लेकिन इसके साथ आपको जो प्रैक्टिस करना है उसके लिए आप कोई सा भी एप्लीकेशन का बुक यूज कर सकते हो ना। और एनसीईआरटी के लेकिन आपको जो एनसीईआरटी बुक में है उसका बैक एक्सरसाइज एंड पीवाई क्यूज, ये दोनों पहले अच्छे से करना है, फिर आप कोई सा भी बुक करो, कोई बात नहीं। हाँ, उसके लिए आप उसी का डीपीपी मॉड्यूल कर सकते हो ना। लेकिन इन दोनों को मस्ट करना ही है। इसको थोड़ा थोड़ा करके कर सकते हो लेकिन इसको करना ही करना है। थोड़ा थोड़ा नहीं, इसको भी करो, कम से कम 100 से 150 कर लो, कोई बात नहीं, हो जाएगा। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना हो जाएगा, है ना। और नीट का जो टारगेट बैच है वो भी ज्वाइन कर सकते हो, वैसे उधर भी अच्छे से अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहते हैं एनसीईआरटी बेस्ड, है ना। और भी जो बेस्ट बेस्ट बुक होंगे उनके बाइंडिंग में नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। वैसे अगर आप परचेज करोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम टेबल। सो इसका क्या बोले आप अलग से, अभी तो पढ़ाई करना ही है पूरा दिन, लेकिन हाँ एक सिस्टमेटिक वे में करना है। फिजिकल केमिस्ट्री को ऑल्टरनेट डे में टाइम दो, 2 आवर्स करके, है ना। और रेगुलर करो तो रेगुलर कर लो, ठीक है। 1 आवर रेगुलर कर सकते हो, लेकिन इसके साथ साथ 1 आवर प्रैक्टिस भी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। और हाँ, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए आपको टेबल लिखना है बहुत ज़्यादा, और खुद ही मल्टीप्लिकेशन करो बैठ बैठ के, है ना। दिमाग में मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट करो, जितना जितना हो सके, जितना हो सके करो। जैसे ऐसे करके सोचो 19999 इसको मल्टीप्लाई करो बैठ के, जब देख रहे हो पेन पेपर में, है ना, ऐसे करके जितना मल्टीप्लिकेशन एक दिन में 10-15 करो, ऐसे करके देखना आपका जो कैलकुलेशन स्पीड है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना। बस और क्या, लास्ट में मैं यही बोलूंगा कि फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, बस इसको डरो मत और अच्छे से करो। समझो, जितना समझोगे उतना अच्छे से ये आपका साथ देगा, और बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और देखो अभी से नहीं करोगे तो बाद में डरोगे, बाद में नहीं कर पाओगे ना। पहले ही करना होता है फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वाले बाद में आपको 1-2 बार पढ़ने के बाद आ जाएगा, लेकिन बाद में आपको लगेगा कि नहीं नहीं मेरे को नहीं आता, मेरे को नहीं आता, तो नहीं कर पाओगे, है ना। डर जाओगे, बहुत जल्दी भड़क जाओगे। तो इससे अच्छा रहेगा अभी आराम आराम से करो, धीरे धीरे करके करो, है ना। एक चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री कर लिया, फिर ऑर्गेनिक कर लिया, फिर इनऑर्गेनिक कर लिया, फिर से एक चैप्टर का फिजिकल कर लिया, ऐसे करके करो, ठीक है ना। चलो ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है ना, ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए। और लाइक शेयर कर लेना दोस्तों के साथ, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टाटा।